बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का। और पहले लेक्चर में हमने फंक्शन को पढ़ा था, फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन को। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है फंक्शंस की यहाँ पे आपके सिलेबस में टोटल 12 टाइप्स हैं। और पहली जो टाइप है अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? इनको मजीद आगे क्लासिफाई भी किया गया है, लेकिन पहले हम इसको अलजेब्रिक फंक्शंस are those functions algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expressions। यानी ऐसे फंक्शन जिनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिफाइन किया गया हो, एक्सप्रेस किया गया हो, अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब अलजेब्रिक फंक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहली टाइप आएगी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो हैं कौन से हैं? अब फंक्शन P of the फॉर्म कौन सी है? an x raised पर n, an minus 1 x raised पर n minus 1, an minus 2 x raised पर n minus 2 and so on, a1 x plus a0। इस टाइप के जो फंक्शन है, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर ऑल x। अब x यहाँ पे वेरिएबल है और जो कोएफिशिएंट्स हैं वेयर द कोएफिशिएंट्स a0, a1, a2 and so on, an minus 1, an, ये सारे कांस्टेंट हैं। यानी कोएफिशिएंट्स क्या हैं? कांस्टेंट हैं और रियल नंबर्स हैं, आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे एक और चीज कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट हैं, जैसे यहाँ पे n है, n-1 है, n-2 है, फिर एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। एंड द एक्सपोनेंट मीन पावर। एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट्स क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। अब दोबारा से इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। फंक्शन p ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा गया नंबर जो होगा, जहां पे x वेरिएबल है और ये जो an minus 1, an minus 2, a1, a0, ये सारी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं और कांस्टेंट हैं। एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। यानी जो पावर होगी, जैसे यहाँ पे n है, n-1 है, n-2 है, ये सारे क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर।
यानी पावर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। अगर हम इसकी बात करते हैं, इफ an does not equals to 0, अगर an 0 नहीं होता तो सबसे बड़ी डिग्री ये है, देन डिग्री of the polynomial function is n, या आप इसको कह सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये डिग्री n का पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि जो डिग्री होती है वो कौन सा नंबर, जो पॉलिनोमियल फंक्शन में हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है ना, वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। और हाईएस्ट पावर के साथ वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे, एंड an is called leading coefficient। हाईएस्ट पावर n जो है वो डिग्री है और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है x का वो क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट। एमसीक्यूज भी आ सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर p ऑफ x जो है वो हमारे पास 2x रेज़ पर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसकी जो डिग्री है वो 4 होगी और लीडिंग कोएफिशिएंट इसका क्या होगा, 2। ये लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, डिग्री क्या है, 4 है। फिर उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन कौन सा, लीनियर फंक्शन, अब देखिए जिस तरह लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इसी तरह लीनियर फंक्शन भी होता है और उसकी डिग्री भी क्या होती है, 1 होती है। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इफ द डिग्री ऑफ द polynomial function is 1 then it is called a linear function। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो फंक्शन क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल f ऑफ x हमारे पास है ax प्लस b, तो ये देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, x की 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। या हमारे पास f ऑफ x इक्वल 3x प्लस 4 है, तो यहाँ भी डिग्री 1 है, तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। उसके बाद इसकी जो तीसरी टाइप है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। For any x belongs to x, x सेट का कोई भी रुकन हो, ठीक है। अब फंक्शन जब सिंपली ऐसे कर लें, फॉर एनी x a function of the form a function I from x to x, x का फंक्शन x के साथ यानी x का फंक्शन x में, ठीक है, ऑफ द फॉर्म I ऑफ x इक्वल्स टू x, यानी I ऑफ x जो है वो x के इक्वल ही है, यानी फंक्शन में जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा, मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे वही रहेगी, वेयर x बिलोंग्स टू x।
ये लिख सकते हैं, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। दोबारा से मैं इसको जरा बता दूं आपको कि जिस तरह हमने लिखा है f ऑफ x हो x के इक्वल, x अगर 2 पुट करेंगे 2 ही रहेगा, तब्दील नहीं होगा। जिसमें कोई तब्दीली ना आए, जो पुट करें वही रहे, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन की डोमेन और रेंज जो होती है वो ये वाला x सेट जो है ये खुद होगा। इसकी डोमेन क्या होती है, सेट x होती है, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर x रियल नंबर हो, यानी x सेट जो है ये R के इक्वल है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन सिंपली आप अगर देखें सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो सिर्फ, ठीक है ना। लेट एक्स एंड वाई आर बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी एक्स और वाई आपके रियल नंबर्स के सेट हैं। एक्स एंड वाई आर सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, देन द फंक्शन ऑफ द फॉर्म सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। यानी इसमें अगर हमारे पास ये डोमेन x बिलोंग्स टू x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल्स टू a x। अब y इक्वल्स टू x का जो मतलब y इक्वल्स टू a बिलोंग करता है y को, a बिलोंग्स टू y, यानी कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल इसमें नहीं रहेगा और फिक्स होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जिस तरह आप कहें कि कांस्टेंट फंक्शन फ्रॉम r टू r है, तो आप कह सकते हैं सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 या सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9, कोई भी नंबर है तो ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। दोबारा देखें, अगर एक्स और वाई दो हमारे पास सेट है रियल नंबर्स के, तो सेट x का एलिमेंट्स x अगर हम पुट भी करें लेकिन फंक्शन में कोई तब्दीली ना आए, वो कांस्टेंट रहे। जिस तरह आपके पास फंक्शन हो f ऑफ x इक्वल्स टू a, तो हम x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें। फॉर एग्जांपल 3 किया, यहाँ पे अगर 5 है तो इधर 3 किया तो इधर 5 भी रहेगा, तब्दीली नहीं आएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। उसके बाद इसकी जो 5वीं टाइप है रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन जो है ये जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 पढ़ा था, रैशनल फ्रैक्शन आपने पढ़ी, पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर जो था आपका, उसमें देखें कि रैशनल नाम से जाहिर है कि रैशनल फंक्शन कौन सा होगा। अगर हमारे पास एक फंक्शन p ऑफ x है और वो डिवाइड हो रहा है किससे, q ऑफ x पे, तो ये किसके इक्वल होगा, r ऑफ x। p ऑफ x इक्वल p ऑफ x ओवर p ऑफ x इक्वल r ऑफ x। तो r ऑफ x इसको डिनोट करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज कि q ऑफ x जो है ये नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन, यानी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और कौन सा, रैशनल फंक्शन है। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दूसरी टाइप। पहली तो अलजेब्रिक फंक्शन थी, अब दूसरी टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये, इससे आप पहले भी फेमिलियर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स टू साइन x। अब इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज इसकी क्या होगी, यानी इसकी डोमेन जो है रियल नंबर्स होंगे और इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज इक्वल होगी -1 y लेस देन 1, यानी -1 से 1 तक। अब यानी इसका मतलब क्या है कि
इसका जो आंसर आएगा, जिस तरह हमने लिखा y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये फंक्शन है, तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर दे रियल नंबर में से, तो y की वैल्यू जो है वो -1 और 1 या इनके दरमियान में होगी, इससे बाहर नहीं होगी। फर्स्ट ईयर में भी ये डिटेल से आप लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह जो इसका दूसरा है y इक्वल्स टू cos x, तो उसकी भी डोमेन और रेंज क्या होती है, सेम होती है। तीसरा आपके पास आ जाएगा tan x, लेकिन इसकी जो डोमेन है इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, रियल नंबर होंगे लेकिन x इक्वल नहीं होगा, किसके नहीं होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल 2n प्लस 1 पाई ओवर 2, ये इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल जैसे पाई ओवर 2 है, 3 पाई ओवर 2 है, 5 पाई ओवर 2 है, 7 पाई ओवर 2 है, 9 पाई ओवर 2 है, ये सारे के सारे राइट एंगल के ऑड मल्टीपल्स हैं। तो ऑड मल्टीपल्स पे cos की वैल्यू 0 होती है। तो आपको पता है कि tan x इक्वल होता है sin x ओवर cos x के। तो जब cos 0 होगा तो ऊपर कुछ भी आए, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने यही सीखा था डोमेन में कि उन तमाम वैल्यूज के सेट को डोमेन कहते हैं जिन पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब जिन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए कि पाई ओवर 2, 3 पाई ओवर 2, 5 पाई ओवर 2, ये सारे राइट एंगल, पाई ओवर 2 राइट एंगल है, राइट एंगल के ऑड मल्टीपल्स हैं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल पे फंक्शन क्या cos होता है 0 और tan क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इसलिए इसमें शामिल नहीं होंगे। अब 2n प्लस 1 की बात करते हैं। 2n प्लस 1 ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम n की वैल्यू 0 लगा दें, n 0 लगा दें तो ये 1 आएगा, n 1 लगाएं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, n अगर 2 लगाएं 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। तो ये ऑड नंबर आते हैं, यानी 2n प्लस 1 ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और पाई ओवर 2 राइट एंगल को, तो राइट एंगल का ऑड मल्टीपल्स पे जो tan है वो अनडिफाइंड होता है। और इसकी जो रेंज है वो सारे रियल नंबर है, इसकी रेंज क्या होगी, सारे रियल नंबर। फोर्थ वाला जो है y इक्वल्स टू tan x, इसकी जो डोमेन होगी सारे रियल नंबर, लेकिन कौन से नहीं होंगे, n पाई ओवर 2, सॉरी n पाई। अब n पाई क्यों, देखिए y इक्वल्स टू cot x जो है इसको हम cos x ओवर sin x लिख सकते हैं। जहां पे sin 0 हो जाएगा वहां पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, जहां पे sin 0 हो जाएगा वहां पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो फिर sin कहां 0 होता है, n पाई, n अगर 0 है तो ये 0 आएगा, 0 पे sin 0 होता है, n 1 है तो पाई आएगा, पाई पे भी sin 0 होता है, n 2 है तो 2 पाई पे भी sin 0, 3 पाई पे भी sin 0, 4 पाई पे भी sin 0 होगा। तो फिर n पाई इसकी डोमेन में शामिल नहीं, बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में शामिल हैं। और इसकी भी रेंज जो है वो सारे रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे सीकेंड की। सीकेंड x जो है इसकी जो डोमेन है, जो tan की डोमेन है वही इसकी है। क्यों इसकी है, क्योंकि हमारे पास जो सीकेंड है ये 1 ओवर cos x के इक्वल होता है। तो जहां पे cos 0 वहां पे सीकेंड अनडिफाइंड होगा। जैसे tan sin ओवर cos था तो cos 0 था तो tan अनडिफाइंड था, इसी तरह सीकेंड में भी 1 ओवर cos है, cos 0 तो सीकेंड भी अनडिफाइंड है। तो इसकी जो डोमेन है वो भी सारे रियल नंबर, लेकिन किसके अलावा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल के अलावा। और रेंज जो है इसकी अब रेंज में तब्दीली आई, यानी जो y है वो लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। यानी -1 या उससे छोटा नंबर आ सकता है, +1 या उससे बड़ा नंबर आ सकता है, इसके दरमियान में नहीं आ सकता। इसी तरह छठा जो है इसका कोसेकेंड x है। कोसेकेंड x की जो डोमेन है, जो कॉट की डोमेन है वही कोसेकेंड की है, सारे रियल नंबर, लेकिन किसके अलावा, n पाई के अलावा। क्योंकि जो कोसेकेंड है ये 1 ओवर साइन के इक्वल होता है। जहां पे साइन 0 जैसे कॉट में cos ओवर साइन था, जहां साइन 0 था कॉट अनडिफाइंड था, जहां पे
साइन 0 कोसेकंड भी अनडिफाइंड होगा। तो फिर n पाई पे ये अनडिफाइंड होता है और इसकी भी जो रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उसके बाद हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। हमने आपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर 13 पढ़ा, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने पढ़ा था। वहां पे उसकी मेन रेंज भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन होता है, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो कब पॉसिबल है, जब हमारे पास वो फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है। अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए, अगर हम y इक्वल टू साइन x की बात करते हैं तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x इसका इनवर्स होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब देखिए, पहले तो डोमेन रेंज का मैं यहाँ पे बता दूं, फिर आपको फंक्शन की तरफ देख क्या होगा। अब यहाँ पे डोमेन थी x, रेंज थी y, यानी x पुट करना था y आना था। अब यहाँ पे देखें, डोमेन y है, रेंज x है, यानी y पुट करेंगे x आएगा। तो यहां से क्या साबित हुआ कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। यानी फंक्शन की रेंज इनवर्स की डोमेन और फंक्शन की डोमेन इनवर्स की रेंज होती है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन x, साइन x की जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर है। लेकिन अगर हम एक इंटरवल की बात करें कि अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के दरमियान लें तो साइन की जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी डिफरेंट होंगी। लेकिन जब हम π/2 से कोई बड़ा एंगल या -π/2 से छोटी को वैल्यू लेंगे डोमेन की, तो उसमें वैल्यूज दोबारा वही से आना शुरू हो जाएंगी जो इस इंटरवल के अंदर आए। यानी -π/2 से लेके +π/2 यानी -90 से +90 तक साइन की जो वैल्यूज आती हैं, इनसे बाहर अगर हम जाएं, यानी -π/2 से छोटी वैल्यू और +π/2 से बड़ी वैल्यूज अगर हम लेते हैं, तो फिर साइन की वही वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी जो इन वैल्यूज के दरमियान में है। अब अगर हम सारे रियल नंबर लेते हैं तो फिर साइन की बहुत सारी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। जब रिपीट होगी तो फिर फंक्शन 1 to 1 नहीं रहेगा। फंक्शन 1 to 1 नहीं रहेगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमारे पास एक फंक्शन ऑर्डर पे फॉर्म में है, जैसे 1 2 2 2 3 4 एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो ये 2 1 2 2 4 3। इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं? ऑर्डर पेयर्स के कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। तो 2 इधर आ गया, 1 इधर, 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 4 इधर, 3 इधर। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया। जो हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन की, उसमें हमने ये भी पढ़ा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फंक्शन नहीं होता। यानी फंक्शन की कंडीशन ये भी थी कि जो ऑर्डर पेयर्स बनते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो। अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये फंक्शन है लेकिन उसका इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं है। तो लिहाजा साबित हुआ कि इनवर्स किसका फाइंड होता है? जिसको जो फंक्शन क्या हो, 1 to 1 फंक्शन हो। अब जो साइन एक्स है ये 1 to 1 नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइन की वैल्यू है, साइन एक्स आपके पास फंक्शन है, अगर एक्स की वैल्यू हम 150 लेते हैं तो साइन की जो वैल्यू आएगी, यानी साइन 150 डिग्री पे 1/2 होता है। अब ये 1/2 है, लेकिन अगर हम यही आगे चलते हैं कि इसको हम ले जाएं 150 1/2। अब देखिएगा हमने 90 तक की बात की, अगर हम 30 की बात करते हैं तो साइन 30 पे भी क्या होगा? 1/2 होगा। अब देखिए कि 30 पे और 150 पे वैल्यू सेम आ रही है, तो हमने 30 वाली देखनी है, 150 वाली नहीं देखनी, क्योंकि 150 90 से बड़ा है, 5/2 से बड़ा है ना। तो हमने फिर क्या देखा कि ये वैल्यू रिपीट होगी, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। एक 30 है, 30 के साथ 1/2 आया, एक 150 के साथ 1/2 आया। यहाँ पे फंक्शन है
लेकिन जब इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/2 इधर आ जाएगा और 150 और 130 बाद में आएंगे, तो फंक्शन की पहला ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट रिपीट हो गया, तो ये फंक्शन ही रहेगा। तो लिहाजा डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो जब हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की बात होगी, तो अगर हम कहते हैं कि y = sin इनवर्स x है, तो इसकी जो डोमेन है वो इसकी डोमेन जो होगी अब वो क्या होगी, -1 लेस देन x लेस देन 1, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -π/2 y लेस देन और इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे देखें कि सॉरी यहाँ पे x y लिख देना, यहाँ पे x लिख देना। अब देखिए कि जो डोमेन है वो रेंज बन गई, जो रेंज है वो डोमेन बन गई। अभी हमने पढ़ा था कि sin x की ये रेंज होती है, अब ये डोमेन है और ये डोमेन में था ना, ये डोमेन का हिस्सा है। जो साइन की डोमेन तो वैसे सारे रियल नंबर हैं, लेकिन ये उसी में से है। रिस्ट्रिक्ट किया, मैंने क्या कहा कि π/2 और -π/2 से बाहर जाएंगे तो वैल्यू रिपीट हो जाती है, इसलिए डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। और ये फिर डोमेन इसकी बनी साइन की, तो इनवर्स की क्या बनी, रेंज बनी। अब रिस्ट्रिक्ट जब हम कर देते हैं तो हम साइन को कहते हैं ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन कहते हैं, प्रिंसिपल साइन फंक्शन। तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। अब अगर हम कॉस की बात करते हैं तो y = cos इनवर्स x हो, जिस तरह हमने साइन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, इसकी भी डोमेन रिस्ट्रिक्ट होती है। तो यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू पाई, 0 से पाई तक कॉस की वैल्यूज जो है वो सारी रिपीट हो जाती हैं, और इसकी जो रेंज आएगी -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 वही होगी। रेंज दोनों की सेम थी इसलिए वही लिखी, लेकिन इसकी जो डोमेन है ये बनेगी आपके पास 0 से पाई तक। और tan की जो है y = tan इनवर्स x, ये भी जो है हमारे पास इसकी भी डोमेन और रेंज यही बनेगी। इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो हमारे पास डोमेन जो है वो सारे के सारे रियल नंबर बनेगी हमारे पास इसकी रेंज। और डोमेन क्या होगी, -π/2 से कहां तक, π/2 तक, ये इसकी डोमेन बनेगी। और रेंज क्या होगी, -∞ से +∞ तक, क्योंकि जो tan था उसकी डोमेन थी सारे रियल नंबर में। -∞ से +∞ का मतलब सारे रियल नंबर है, तो इसमें सारे रियल नंबर शामिल हो सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन x लेस देन ∞, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये सारे रियल नंबर है, कायनात में जितने भी नंबर है सारे के सारे रियल नंबर इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये फंक्शन की डोमेन की अब रेंज बन गई और ये डोमेन बन गई। तो ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात करते हैं जो इसकी अगली टाइप है, तीसरी टाइप, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है जिस तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं, जिस तरह 4.2 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस थी, उसी तरह फंक्शन भी एक्सपोनेंट होते हैं। और फंक्शन इन विच द वेरिएबल appears as exponent is called exponential function। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आए, एक्सपोनेंट हो, पावर में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल y = e⁻⁴ax, फिर उसके बाद y = e⁻x, y = a⁻x, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे। y = 2⁻x, y = e⁻x log 2, ये सारे की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो नेक्स्ट जो है ये 4 टाइप्स आज हमने पढ़ी हैं। अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन में हमने 5 उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करके टाइप्स पढ़ी।
जिसमें क्या क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन था, उसके बाद लीनियर फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था और रैशनल फंक्शन था। फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ और हाइपरबोलिक फंक्शन, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और उसके बाद इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।